नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। लगातार बहुत सारे कार्यक्रम आप सब लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज एक बहुत ही खास कार्यक्रम है और हमारे स्टूडियो में एक बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर शशि तिवारी, जो कि पंतनगर विश्वविद्यालय की एम्प्लॉई हैं और कृषि विज्ञान केंद्र ज्वालीकोट में इस वक्त तैनात हैं। शुरुआत उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय से ही की थी, 4 साल वहां पे रही हैं। उसके बाद रानी चौरी जो कैंपस है टिहरी गढ़वाल में, वहां पर 6 साल उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में बिताए हैं। उसके बाद चमोली ग्वालदम में 3 साल वो रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र में और इस वक्त ज्वालीकोट के कृषि विज्ञान केंद्र का जिम्मा संभाल रही हैं। बहुत ही सशक्त महिला हैं और बहुत जागरूक भी हैं, बहुत सारे अनुभव उनके हैं। तो आज हम महिला दिवस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही हम ये भी पूछेंगे कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो महिलाओं के लिए किस तरह से खास तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर शशि तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने सच तो आपको ये बताऊं कि मुझे पहले ऐसा सामुदायिक रेडियो है इसकी जानकारी नहीं थी। मुझे अभी कुछ ही पहले पता चला और अपने ही पंतनगर के जनवाणी के माध्यम से यहाँ आने का मुझे आपको अवसर मिला। तो मैं बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में, विशेष रूप से हम पंतनगर विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं और हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रसार निदेशालय है, जिसके अंडर सभी जिलों में, उत्तरांचल के सभी जिलों में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कि गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। और ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है कृषकों के लिए, कृषकों को जानकारी देने का कार्य करते हैं। और विशेष रूप से जो भी हमारे, जैसा कि आप जानते हैं कि पंतनगर विश्वविद्यालय एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो जो भी हमारी नई खोज होती हैं, नई वैरायटी रिलीज होती हैं, नई कार्य होते हैं जो कि किसानों के लिए हितकर होते हैं, उनको किसानों तक पहुंचाना, क्योंकि हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है वो नई नई चीजें वहां पे उत्पादित करते हैं, नई जानकारी बनाते हैं, नए इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, सभी चीजें बनाते हैं, लेकिन उनकी जानकारी पहुंचाना, एक तरीके से आप कहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र को एक कड़ी के रूप में रखा गया है। और इस कृषि विज्ञान केंद्र में हम सभी वैज्ञानिक और उनके सहायक कर्मचारी सारे होते हैं, जिनके माध्यम से हमें अपनी इस खोज को जो है वो किसानों तक पहुंचाना होता है। और इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में महिलाएं ही कृषि का कार्य ज्यादा संभालती हैं और पुरुष वर्ग जो होता है, ज्यादातर जो है वो हमारा पुरुष वर्ग जो है वो बाहर सेना में बहुत लोग होते हैं उत्तराखंड से, या फिर किसी प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं। तो एक दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यहाँ की इकोनॉमी जो है वो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। मीन्स लोग बाहर काम करते हैं, वहां से पैसे भेजते हैं और फिर यहाँ पे परिवार उनका पलता है। लेकिन महिलाएं जो है उनको परिवार का आर्थिक रूप से भी देखभाल करनी होती है और अपने शारीरिक रूप से भी, जो भी उनकी छोटी छोटी जोत होती है, जो थोड़ा खेत हैं, जानवर हैं, उन सब का जो है जिम्मेदारी महिलाओं को ही निभानी पड़ती है। और आप ये समझ लीजिए कि उनको दोहरी, हम लोग तो देखते हैं, जैसे कि मेरा काफी समय जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में ही बीता है और हम क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र में हैं, तो हमारा कृषकों के रूप में जो है महिलाओं से ही ज्यादा जो है संपर्क होता है। क्योंकि हम घर जाते हैं तो जैसे ही पूछा कि हाँ भाई इस किसान से मिलना है, तो नहीं, वो तो बाहर फौज में है या कहीं काम करते हैं, हम ही लोग देखते हैं किसानी के बारे में। और मैम वीडियो देखिए कि अभी तक किसान महिला है लेकिन उसको किसान का दर्जा नहीं है, दर्जा नहीं दिया, किसान बही खातों में उसका नाम नहीं होता था। अभी उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसने सह खातेदारी की बात की है खातों में, तो अब संभवतः जो है वो किसान बही खातों में महिलाओं का नाम भी आएगा, जो कि एक बहुत आवश्यक चीज है। ये सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा पहलू है कि आप जो है संवैधानिक रूप से जो है उसको वो दर्जा दे रहे हैं जिसकी वो हकदार है, क्योंकि वो जिम्मेदारी उठा रही है, लेकिन उसको संवैधानिक रूप से वो दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे हम कृषि विज्ञान केंद्र है तो हम उनको ज्ञान दे सकते हैं। हमारे पास ज्ञान का भंडार होता है, जिसको जिस चीज की जरूरत होती है, कृषि संबंधित किसी फसल में कोई बीमारी लग रही है, किसी फसल की कोई नई प्रजाति आई है, उस फसल को कैसे ठीक से लगाया जाए, उसकी देखभाल कैसी की जाए। अब ऐसा नहीं है कि जब तक हम उनको जानकारी नहीं देते थे तब तक वो खेती नहीं करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन
हम वैज्ञानिक तरीका जानने से जो है इंसान का श्रम जो है वो कम लगता है और उसको फायदा ज्यादा होता है। यही वजह होती है कि हम हमेशा इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि आप काम तो कर रहे हो, लेकिन उस काम को आप वैज्ञानिक तरीके से करो, जिससे आपका श्रम जो है वो जाया ना हो और आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। अब हमारी महिलाएं हैं, उनको अपना घर का भी देखना होता है। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि के सभी वैज्ञानिक होते हैं। जैसे कि आप हॉस्पिटल जाते हो, अगर बीमार होते हो तो वहां भी आंख का डॉक्टर कोई अलग होता है, कान का अलग होता है, हृदय रोग अलग होगा। इसी तरीके से खेती भी है। खेती के लिए भी उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उसमें अलग अलग जो है डॉक्टर्स की जरूरत होती है। मैं शशि जी थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करिए कि क्या क्या, जैसे कौन कौन से एक्सपर्ट वहां पर बैठते हैं। हाँ, मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, फसलों की खेती जो होती है वो सबसे मुख्य होती है जी। तो फसलों से संबंधित खेती जो है वो, जो हमारे अंग्रेजी में एग्रोनॉमिस्ट बोलते हैं, इनको सस्य विभाग के वैज्ञानिक जो होते हैं। तो हमारे यहाँ डॉक्टर कंचन नैनवाल हैं, वो सस्य विज्ञान, जो फसलों की खेती होती है कि फसल में गेहूं, धान, दालें, ये सब कब बोई जाए, कब किस बीमारी के लिए क्या दवा डाली जाए, ये इस सारे विषय को जो है डॉक्टर कंचन नैनवाल हैं वो इससे देखती हैं। दूसरा आता है पशुपालन। कृषि का पशुपालन भी बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। पशुपालन का जो है हमारे यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर बलवान सिंह हैं, जो कि पशुपालन संबंधित जानकारियां देते हैं। क्या नई विधियां आ रही हैं, किस किस तरीके से आप पशुपालन से जो है आय उपार्जन कर सकते हो, इस सब बारे में, इस विषय को वो देखते हैं। फिर आता है उद्यान विभाग। उद्यान विभाग जो है वो, उद्यान विभाग में फल, फूल, सब्जी सभी चीजें आती हैं। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए जो है हमारे यहाँ डॉक्टर दीपाली तिवारी हैं, वो जो है सब्जियों का विभाग देखती हैं। हालांकि जो हमारे प्रभारी अधिकारी हैं डॉक्टर विजय दोहरे, वो हमारे जिसे कहना चाहिए कि उस परिवार के मुखिया हैं, वो भी हॉर्टिकल्चर से ही हैं। तो फल, सब्जी और फूलों की खेती, ये दो लोग हमारे प्रभारी अधिकारी डॉक्टर विजय दोहरे और डॉक्टर दीपाली तिवारी, ये लोग देखते हैं। और उसके बाद पादप रोग, मतलब जो पेड़ पौधों में, अब पेड़ पौधों की बीमारियों का भी एक अलग वैज्ञानिक होता है। जैसे कि अब सस्य विज्ञान वाले ने, अनाज वाले ने देखा कि ये बीमारी लगी है, अब वो बीमारी लगी है ये तो उसको पता है, लेकिन उसमें क्या दवाई पड़ेगी वो पादप रोग वाला बताएगा। उससे संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ डॉक्टर तेजवीर सिंह हैं, जो पादप रोग संबंधित जानकारी देते हैं। और उसके बाद आता है घर का हिस्सा। हालांकि घर के हिस्से, अब पहाड़ में तो महिलाएं बाहर से आने के बाद घर में भी करना ही होता है, लेकिन फिर भी घर में जैसे कि बच्चों की देखभाल है, घर का रख रखाव है, और बच्चों में बीमारियों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी चीजों के बारे में जो जानकारी, जो कि गृह विज्ञान जिसे कहा जाता है, ये भी है। और उससे संबंधित वैज्ञानिक है हमारे यहाँ डॉक्टर सुधा जुगाड़िया, वो गृह विज्ञान देखती हैं। और जैसे कि मैं आपको सबके बारे में बता रही हूँ, मेरा काम है प्रसार करना, तो मैं आज वो प्रसार का ही काम कर रही हूँ कि अपने इस केंद्र के बारे में हम क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से संबंधित डॉक्टर्स हमारे यहाँ बैठते हैं और किस तरीके से खेती और घर दोनों का सामंजस्य बैठा सकते हैं, उसके बारे में। अब मुझे लगता है कि आप, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही मुफीद पात्र भी हैं आप इसके लिए, क्योंकि आपका इतना बहुत अच्छे तरीके से आप बता रही हैं। अच्छा, तो इतना अच्छा है कि होम साइंस डिपार्टमेंट भी है, जो कि बहुत महिलाओं के लिए एक बहुत वो है। महिलाओं को हम, जो हमारी गृह विज्ञान की वैज्ञानिक हैं, वो महिलाओं को कौशल विकास से संबंधित एक मोमबत्ती कला निर्माण में उन्होंने बहुत सारे स्वयं सहायता समूह को उन्होंने ट्रेंड किया है। और उसमें से कुछ 1-2 महिलाएं तो ऐसी भी हो गई हैं कि जो कि मास्टर ट्रेनर हो गई हैं कृषि विभाग में। क्या बात है। तो उससे उनको महीने की 10,000 रुपए महीने का उनको एज ए ट्रेनर वहां से भी तनख्वाह मिलती है। अच्छा। और क्योंकि उनका समूह है, अब मोमबत्ती बना के भी रखती हैं वो, और रखने के बाद जो है उससे भी उनको इनकम होती है। और ये आपको बताऊं, हालांकि बताने के लिए बहुत लंबा सा विषय है, लेकिन इसमें लागत जो है वो बहुत ही कम आती है और इससे फायदा जो है 4 गुने के आसपास होता है। और सिर्फ आपको एक बार सीखने की जरूरत होती है, उसके बाद इसका कच्चा माल भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसके अब हम इसको बहुत आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि आपको बहुत चीजें और भी पूछनी है। तो ये हमारे यहाँ मोमबत्ती कला के साथ और भी बड़ी बनाना, पापड़ बनाना, ये जैसे कि महिलाएं अपने समूह के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह का नाम आपने सुना ही होगा, आजकल हमारी सरकार की सारी योजनाएं जो है वो समूह के माध्यम से आ रही हैं। महिलाओं को सशक्त करने के
लिए सबसे पहले देखा जाता है कि भाई आपने कोई समूह बना रखा है कि नहीं। समूह बनाने के पीछे सोच ये होती है कि समूह होने से कोई महिला एक काम अगर अकेले करती है और उसको 4-7 अगर मिल जाए तो वही काम आसान हो जाता है और आपको मानसिक थकान भी कम होती है। बिल्कुल। तो शशि जी, अगर कोई महिलाएं जैसे कहीं पर 8-10 इकट्ठी हो रही हैं किसी कॉलोनी में, मोहल्ले में या किसी गांव में, तो क्या वो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती हैं? उसके लिए क्या कहीं रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी? रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत होती है, क्योंकि देखिए जब आपको किसी अनुदान की आवश्यकता होती है, बैंक से आपको किसी मदद की आवश्यकता होती है, तो आपको स्वयं सहायता समूह का हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जिसमें स्वयं महिलाएं 10 से लेके 15 के बीच में मेंबर होने चाहिए, जिनका आपस में सामंजस्य हो, मतलब सब एक दूसरे की बात मानते हो, और एक महिला उसमें अध्यक्ष के रूप में होती है, एक कोषाध्यक्ष के रूप में होती है, और ये अपना महीने का अनुदान भी देते हैं। महिलाएं ज्यादातर 100 रुपए से शुरू करती हैं, 100 या 200 जितनी उनकी आर्थिक क्षमता होती है, और सभी महिलाएं इकट्ठा करके, और वो खाता किसी पर्सनल के नाम से नहीं होता है, खाता समूह के नाम से होता है। समूह का नाम महिलाएं अपनी स्वेच्छा से रखती हैं और वो खाता बैंक में खुलाया जाता है। कुछ समय तक उनको वो खाता लगातार चलाना होता है। महीने में महिलाएं एक बार उसके लिए सभा भी करती हैं, और उस सभा में जो है वो डिसाइड करती हैं कि भाई हमें अब आगे के लिए क्या करना है। अब यहाँ थोड़ा सा एक्चुअली जब बोलने लगते हैं थोड़ा ज्यादा बताते हैं। समूह में होता क्या है, समूह हमारी सरकार की जो सोच है वो समूह बना के महिलाएं कुछ ना कुछ आयोपार्जन करें, ये सरकार की सोच है। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में मैंने बहुत जगह, टिहरी से लेके ग्वालदम और बहुत जगह मैंने देखा हुआ है, तो महिलाएं समूह बना तो लेती हैं, लेकिन वो सिर्फ उतना ही करती हैं कि महीने का पैसा जमा करवा देती हैं, उससे थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाती। हाँ, मतलब एक मतलब अभी उसके लिए हमारा कृषि विज्ञान केंद्र इन बने हुए समूहों को हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, पैसा जमा कर रहे हो ठीक है, उसका ब्याज आ रहा है ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा और आगे उठो, अगले स्टेप पे, अगली सीढ़ी चढ़ो कि तुम्हारे पास पैसा है, सरकार भी तुम्हें सपोर्ट कर रही है क्योंकि तुम समूह में हो, तो इसलिए कुछ आयोपार्जन का कार्य करो। और आयोपार्जन के कार्य के लिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, कुछ की तो आपको स्किल पहले से होती है, कुछ में आपको चाहिए होता है कि कोई सिखा दे। अब जैसे मोमबत्ती कला वाला मैंने आपको बताया, तो इसकी आपने नैनीताल में देखा होगा, वहां बहुत, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, वहां बहुत मोमबत्तियां वगैरह आती हैं, तो उनकी ट्रेनिंग इनको दी गई और इनको आसान भी लगा। और अब हमारे बहुत समूह हैं ऐसे जो कि इस कार्य को जो है वो बहुत अच्छे से घर पे, और इसमें देखिए कोई खराब होने वाली चीज है नहीं, बन भी गई तो रखी रहती है, अगले साल बिक जाएगी, कोई खराब होने की चीज नहीं। फलों का प्रसंस्करण भी करती हैं, जैम जूस जेली बनाने का भी करती हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है, उनको ये रहता है कि नहीं कोई यहीं से ले जाके बेच देता तो ठीक था, थोड़ा सा बाहर निकला। हालांकि हम काफी उनको प्रोत्साहित करके हम बाहर लाने की कोशिश करते हैं और कर भी रही हैं, ये हम नहीं कह सकते हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है, वो अलग चीज है, लेकिन वो भी अपने लेवल से काफी ऊपर उठ चुकी हैं। लेकिन अब उनको थोड़ा सा ये मार्केटिंग का जो है, अब जैसे ये कोरोना का जब टाइम आया तो हम लोगों ने उनको थोड़ा सा ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में भी उनको विचार दिया। जैसे कि अब आप अमेजोन पे ऑर्डर करते हो और फ्लिपकार्ट के थ्रू चीजें मंगाते हो, ये सारी चीजें क्या है, ये ऑनलाइन बाजारीकरण है। तो इसी तरीके से समूह को भी हम थोड़ा सा, हालांकि अभी वो कर नहीं पाई हैं, अभी हम लोग इसमें लगे ही हुए हैं, लेकिन हमारा अगला जो चरण है हम यही चाहते हैं कि वो हमें फिर बीच से फिर वो इतनी आत्मनिर्भर हो जाएं कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया, ऑनलाइन उन्होंने उस पर डाला कि ये अवेलेबल है, जैसे कि आप फोन पे स्क्रॉल करके देखते हो, तो और उनके पास डिमांड आई और वहां से उन्होंने सप्लाई कर ली। हमारा जो बीच में जो सपोर्ट है वो उसकी उन्हें जरूरत ना पड़े, ये हमारा उद्देश्य है। तो इस विषय बहुत ही अच्छा आप बता रही हैं मैम। मोमबत्ती के अलावा और वो क्या क्या काम कर रही हैं? अचार बनाती हैं, जूट के बैग्स बनाती हैं, फलों के जूस, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनके जूस बनाती हैं, और प्रिजर्वेशन में जैसे टमाटर का कैसे प्रिजर्वेशन किया जाए उसका चटनी है, और विशेष रूप से अभी पिछले साल अदरक का नया काम शुरू किया गया है, क्योंकि अदरक प्रिजर्वेशन के बारे में इनको कोई भी
जानकारी नहीं थी। हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान में एक खाद्य एवं पोषण विभाग है पूरा, तो वहाँ एक प्रोजेक्ट के तहत जो है वो ये काम शुरू किया कि अदरक का भी जूस बनाया गया, अदरक का कैंडी बनाई गई, अदरक का स्क्वायर। मीन्स कि जब आपकी मान लीजिए पैदावार बहुत हो गई तो रेट गिर जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा तरीका पता है कि आप उसको जो है प्रसंस्करित करके रख सकते हो, तो प्रसंस्करित का मतलब ही ये होता है कि चीज वो खराब नहीं होगी और जब आप चाहो तब आप उसको बेच सकते हो। और अगर सीधी फसल होती है तो अगर आपको ये तरीका नहीं पता है प्रसंस्करण का, तो आपको कोई कुछ भी दाम देगा, आपको उसको बेचना ही बेचना। तो ये नया तो काम ये भी एक शुरू किया है, ये शुरू किया है पिछले बार से हुआ है, लेकिन अभी उन्होंने बाजार तक नहीं लाया है क्योंकि अभी हमने पिछली बार तो कोरोना हो गया था तो किसान मेला फिजिकल मोड में हम विश्वविद्यालय नहीं कर पाया, लेकिन उसके पहले हमने अपने वहाँ किसान मेले में इसको विक्रय के लिए रखा था। तो लोगों का बहुत अच्छा इस पे प्रतिक्रिया थी और लोगों ने बहुत, जितना वो लेके आई थी उतना सब उनका सेल हो गया, बल्कि फिर बाद में डिमांड उन्होंने और दी तो हम लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, ये तो महिलाएं करती हैं। अच्छा। आजकल तो टेलीफोनिकली हर चीज हो जाती है। हमने कहा ये बनाएंगे, हम आपको फिर सूचना देंगे, आप इनसे ले सकते हैं। अच्छा। तो उस बात से काफी खुश थी और ये काम उनका बड़ा अच्छा चल रहा है। तो जो समूह होते हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, जो महिलाएं उनको चला रही हैं, वो किसी ग्राम सभा का हिस्सा भी होते हैं क्या? नहीं, समूह का ग्राम सभा से कोई मतलब एक गांव में कई समूह भी हो सकते हैं। कई समूह भी हो सकते हैं और कई गांव से जैसे पास गांव भी होते हैं, तो अलग अलग गांव की भी महिलाएं, ये उनकी अब नाते रिश्तेदारी है, उन्होंने कहा भाई मेरी वो ननद वहां रहती है, मेरी भाभी वहां रहती है, ये इनको भी जोड़। इससे इस समूह के माध्यम से क्या होता है, जब वो अपनी सुविधा से सदस्य चुनती हैं तो उनमें आपस में सामंजस्य बड़ा अच्छा रहता है। इससे क्या होता है, उनका सामाजिक विकास भी होता है। अब वो महीने में एक बार मिली, ये जरूरी नहीं है कि वो खाली यही बात करेंगे, बाकी सारी चीजें भी, किसके घर में क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। तो इंसान के मानसिक विकास के लिए वो सब भी जरूरी होता है, क्योंकि आप किसी को बिल्कुल बंद करके नहीं रख सकते। तो वो अपने आर्थिक उसके साथ साथ जो है अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को भी वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से निभा रही हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। मैं अपनी बहनों के लिए जानना चाहती हूँ कि अगर कोई खोलना चाहती है अपना स्वयं सहायता समूह, तो इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होता है, क्या प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन की? सबसे पहले तो आपको 6 महीने उनको जो है किसी भी, जो भी उनके पास में बैंक है, जहां भी उनको कन्वीनियंट होता है कि जहां वो आसानी से पहुंच सकती हैं, वहां पे वो अपने समूह का खाता, हर बैंक में खुलता है आजकल, ऐसा नहीं है, आप कहीं भी खोल सकते हो, ग्रामीण बैंक से लेकर सब जो भी बैंक होगा। आपकी सुविधा कहाँ है, आपको पहुंचना, क्योंकि पैसा जमा करने भी जाना होता है, तो जो आपकी सुविधा है आप वहां पे खाता आप खुलवा सकते हो। और 6 महीने खाता किसके नाम से खुलेगा? खाता आप मान लीजिए आपके समूह में 12 मेंबर हैं, 14 हैं, जितने भी हैं, अमूमन बहुत बड़ा भी ग्रुप नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसको संभालना मुश्किल होता है। तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 के बीच में, बस इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। तो उनके ना आप समूह का नाम, जैसे कि लोग अपनी अपनी श्रद्धा से रखते हैं, गायत्री समूह है, उज्ज्वला समूह है, जिसको जो अच्छा लगता है, कुछ भगवान के नाम पे, कुछ अपने बच्चों के नाम, ये आप समूह का कोई एक नाम दे देते हो और उस नाम से जो है वो खाता खुल जाता है। और 2 लोग उसको ऑपरेट करते हैं उस खाते को, जो कोषाध्यक्ष होगा वो, और जो अध्यक्ष, और अध्यक्ष कोषाध्यक्ष जो है वो महिलाएं अपनी मर्जी से ही चुनती हैं, जो वोटिंग होती है, और जिसको वो समझती हैं कि नहीं ये इस जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे, तो वो लोग ही जो है उसको चुनती हैं। और उनका काम होता है, वो महीने की एक तारीख तय कर लेते हैं कि भाई हर महीने हमें इस तारीख में मिलना है, और उसी तारीख में महिलाएं अपना ये अनुदान भी देती हैं, और जो भी उनको चर्चा करनी होती है वो उस दिन वो चर्चा भी करती हैं। और अगली, और किसी को इसके माध्यम से पहले 6 महीने तो कोई पैसा नहीं निकालना होता है, लेकिन उसके बाद मान लीजिए किसी को जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि गांव में कई जगह ऐसा होता है कि जो थोड़ा सा वो लोग होते हैं जिनके पास बाहर से ज्यादा पैसा आ रहा होता है, थोड़ा धनी वो लोग होते हैं, वो किसी भी काम के लिए आपको पैसा चाहिए तो बड़े महंगे ब्याज पे पैसा देते हैं। लेकिन समूह में अगर आप हो तो आप अपनी किसी भी इमरजेंसी के लिए इस समूह से आप जो है वो ले सकते हो। और कहाँ ये समूह तय करता है कि समूह में अगर कोई ले रहा है तो बिना ब्याज का लेगा,
और यही महिलाएं ये भी तय कर, कई बार महिलाओं के समूह इतने सशक्त हो जाते हैं कि वो बाहर वालों को देती हैं वो ब्याज पे। हाँ, ब्याज पे देती हैं, क्योंकि एक गांव के जो मनी लेंडर जिसे कहते हैं वो ज्यादा ब्याज देता है, ये महिलाएं उससे कम ब्याज में देती हैं। तो अगर बड़ा समूह है तो इनके पास हर महीने का भी ज्यादा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसलिए महिलाएं इतनी सशक्त हो जाती हैं कि वो आपस में ही जो है उनका एक तरीके से देखिए, जब हम चर्चा शुरू करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है ना सबसे पहले बांग्लादेश में बिल्कुल बिल्कुल ग्रामीण बैंक के उससे शुरू किया था, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इसको शुरू किया था, वहीं से ये आया और धीरे धीरे जो है हमारे भारत में भी अब तो स्वयं सहायता समूह बहुत हैं और सरकार की भी हमारी और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो है इन्हीं बने हुए स्वयं, क्योंकि महिलाएं ही कृषि भी कर रही हैं, महिलाएं ही घर का कार्य भी कर रही हैं, तो हमें उन्हें कृषि संबंधित जो हमारे सारे वैज्ञानिक हैं उनकी भी जानकारी देनी होती है और घर की भी देनी होती है। तो ये स्वयं सहायता समूह हमारे कृषि कार्यों के लिए भी बहुत सहायक होते हैं, और कुछ भी आयोपार्जन का काम करवाना है, कोई ट्रेनिंग देनी है तो हम उसके लिए भी लेते हैं। तो बैंक में खाता खुलवा लिया, उसके बाद फिर कहीं और भी रजिस्ट्रेशन करना है उस नाम से? नहीं, पहले आपको साल भर तक पूरा वो खाता वहाँ चलाना होता है। उसके फिर बाद हमारी नाबार्ड बैंक एक संस्था है जो कि ये स्वयं सहायता समूह को विशेष रूप से जो वो ऋण देती है, तो फिर आप उनको अप्रोच करते हो बैंक के माध्यम से ही। जब आप बैंक में समूह का खाता खुलवाओगे तो उनके पास वो लिंक होता है, वो आपको अगर लोन चाहिए या किसी काम के लिए चाहिए तो वो उस बैंक के माध्यम से आपको लोन दिलवाते हैं, और वो लोन का पैसा जिस भी काम के लिए आपको आएगा वो आपके इस खाते में आएगा, और सारी जो है उसकी शर्तें तय की जाती हैं कि आप ये काम करोगे तो इसके बाद इतना वापस करोगे, इतना आपको उसमें सब्सिडी दी जाएगी, ये सारी चीजें जो है वो आपकी। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलरली साल भर तक खाता चलाना होता है। लेकिन हमने जो इतने टाइम में इतनी जगहों में जाके देखा है, महिलाएं साल क्या 3-3, 4-4 साल तक खाता चलाती रहती हैं, खाता तोड़ती नहीं है। आपको एक बात बताऊं मैं, खाता तोड़ती नहीं है, वो पैसे भी जमा करती रहती हैं, लेकिन थोड़ा उतना जीवट नहीं उठाती हैं कि चलो हम कुछ आयोपार्जन का काम करें। बड़े कम समूह ऐसे होते हैं, उनको लगता है नहीं, पैसा जमा करने में वो डिसिप्लिन भी होती हैं, ऐसा नहीं है, ऋण लेंगी तो वापस भी करेंगी। महिलाओं के समूह ज्यादा सशक्त हैं और वो ज्यादा नियम से अगर पैसा लेती हैं तो वापस भी करेंगी, सब कुछ करती हैं। लेकिन जो अगली सीढ़ी है आयोपार्जन वाली, उसमें मुश्किल से 5 या 6% समूह ऐसे होते हैं जो उस काम पे आगे काम करते हैं। जी, मुझे लगता है बहुत बातें हो गई हैं और बातों का कोई अंत ही नहीं है। आपके पास इतना ज्ञान है कि हम इसको हम अगले एपिसोड में चाहते हैं श्रृंखला के तौर पर आ जाते हैं ना, तो लगता है ये भी जरूरी है, ये बता दें, ये भी जरूरी है, ये भी बता दें। तो मुझे लगता है हमारी बहनों को आज बहुत अच्छे से समूह के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं, कैसे उन्हें खोलना है, और बाकी कृषि विज्ञान केंद्र कैसे उनको तमाम तरह से हेल्प कर रहा है। तो इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। और धन्यवाद सुनीता जी, आपने मुझे समय दिया, मुझे समय का पता भी नहीं चला कि मैंने कितनी चीज जी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने सुनी कृषि विज्ञान केंद्र ज्वालीकोट में जो है वहाँ पर एक्सटेंशन में डॉक्टर शशि तिवारी, उनको आपने सुना। बहुत ही अच्छी जानकारी आप सब तक पहुंची है। अगर आपको कोई कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।